चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सेबी की SAST रेगुलेशन 2011। इसमें हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या था, इस रेगुलेशन को लाने की ज़रूरत क्या थी, वो हमने पढ़ा। कोई एक पर्सन आ रहा है, वो एक्विजिशन ले रहा है और दूसरे शेयर होल्डर के साथ में गलत हो रहा है, उस गलत को बचाने के लिए क्या करा, सेबी ने इस रेगुलेशन को लाया। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी। डेफिनेशन में एक्वायरर कौन होता है, अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली acquire or propose to acquire the shares, voting right और control over the target company। ये कोई भी पर्सन किसी दूसरी कंपनी के ऊपर एक्विजिशन शेयर्स के द्वारा, वोटिंग राइट के द्वारा या फिर कंट्रोल के द्वारा लेना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी। फिर एक्वायरर की डेफिनेशन हो गई। फिर पढ़ी हमने टारगेट कंपनी की डेफिनेशन। टारगेट कंपनी कौन सी कंपनी, जिसको टारगेट करा जा रहा है, जिसकी शेयर्स को, वोटिंग राइट को या कंट्रोल को एक्वायर करा जा रहा है। थर्ड हमने पढ़ा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। हमने यहाँ पे एक्वायर में पढ़ा था एक्वायर अलॉन्ग विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। तो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न क्या होता है, वहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा, पूरी होल डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने पढ़ा इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स किसे कहते हैं, जिस मंथ में मैं पब्लिक अनाउंसमेंट दे रहा हूँ उसके पिछले वाले मंथ से 12 महीने के अंदर की ट्रेडिंग देखेंगे। अगर उसमें ट्रेडिंग टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के 10% से ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है तो हमारी शेयर्स क्या कहलाएगी, फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड, अदरवाइज वो कहलाएगी इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। फिर हमने पढ़ा और ओपन पीरियड कहाँ से शुरू होता है, जिस दिन से एक्वायर ने बोला कि वो शेयर्स खरीदना चाहता है किसी भी टारगेट कंपनी की, वहां से लेकर जिस दिन तक वो पेमेंट कर रहा है उस पूरे पीरियड को क्या कहते हैं हम, ओपन पीरियड। ओपन पीरियड या ऑफर पीरियड। और लास्ट में हमने पढ़ा टेंडरिंग पीरियड। टेंडरिंग पीरियड क्या होता है, इस पीरियड के दौरान जो शेयर होल्डर से टारगेट कंपनी की वो अपने शेयर्स को बेचने के लिए एक्वायरर को टेंडर करते हैं। ये पूरा बड़ी प्रोसेस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और टेंडरिंग पीरियड इसका पार्ट होता है। मतलब ओपन पीरियड का एक पार्ट होता है टेंडरिंग पीरियड। ओपन पीरियड के अंदर ही आता है टेंडरिंग पीरियड 10 दिन के लिए। उस 10 दिन के अंदर क्या करते हैं, जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स को टेंडर करते हैं एक्वायरर को। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा वो ट्रिगरिंग पॉइंट कि कब किसी एक्वायरर को ओपन ऑफर देना पड़ेगा। इसके अंदर हमने रेगुलेशन 3 पढ़ा। 3.1 में पढ़ा कि 25% से ज़्यादा एक्वायर करना चाहता है, या फिर 3.2 में पढ़ा कि 25% से ज़्यादा पहले से एक्वायर करके बैठा हुआ है और किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5% से ज़्यादा एक्वायर करना चाहता है। सिंपल सी बात, इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, नो नेटिंग ऑफ अलाउ नहीं होती है, और अगर कोई फ्रेश इशू हुआ तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। रेगुलेशन 4 पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कंट्रोल कि शेयर्स या वोटिंग राइट के अलावा या तो कंट्रोल ले सकता है शेयर्स या वोटिंग राइट लेके, या फिर इनके अलावा कोई एग्रीमेंट वगैरह करके इक्विजिशन ले रहा है, कंट्रोल ले रहा है, तो उसके लिए एप्लीकेबल होती है रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 5 में पढ़ा इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल का मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि कैसे इनडायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोई इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है तो उसे भी ऐसा मान लिया जाएगा कि वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है और उसके ऊपर ओपन ऑफर की एप्लीकेबिलिटी या फिर ओपन ऑफर का जो प्रोसेस होता है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो हमारे हो गया मैंडेटरी ओपन ऑफर की बात करी मैंने। अब एक और होता था वॉलंटरी ओपन ऑफर, मतलब कोई पर्सन पहले से 25% से ज़्यादा की शेयर्स एक्वायर करके बैठा है और वो इस 5% वाली क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, फिर भी वो चाहता है कि वॉलंटरी ओपन ऑफर देवे। वॉलंटरी ओपन ऑफर क्यों देगा, क्योंकि वो चाहता है कि और एक्वायर करना चाहता है वो, बट 5% वाली क्राइटेरिया में चला जाएगा तो वैसे ही मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। पर वो 5% की क्राइटेरिया में नहीं जाके वो कह रहा है कि मैं वॉलंटरी ओपन ऑफर दूंगा। यहाँ पर उसको फायदा क्या होगा, अगर मैंडेटरी ओपन ऑफर में जाता वो तो उसको 26% इश्यू साइज रखना पड़ता। मतलब अगर टारगेट कंपनी की शेयर्स 1 लाख रुपए है तो उसको 26,000 शेयर कंपलसरी एक्वायर करनी पड़ती है, किसके अंदर, मैंडेटरी ओपन ऑफर में। बट वही 25% से ज़्यादा एक्वायर करके बैठा है और उसको 26% तक का ऑफर नहीं देना है, तो वो क्या करेगा, वॉलंटरी ओपन ऑफर देगा जहाँ पे ऑफर साइज कितनी रहेगी, 10%। मतलब उसको 10% ही खरीदने की जरूरत पड़ेगी। भाई वो ऑलरेडी 25% से ज़्यादा तो एक्वायर करके बैठा है, और ज़्यादा वो कितने, और 26% करेगा तो कितनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगी। उतना नहीं करना उसे करना है थोड़ा कम, तो इसीलिए वो देता है वॉलंटरी ओपन ऑफर। वहाँ पे उसको 10% ही ऑफर देना पड़ेगा। और हमने एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंडीशनल ऑफर। जब भी कोई अगर एक्वायरर चाहता है कि वो एक्विजिशन तो करे, 26% का भी ऑफर देवे और 10% का भी ऑफर देवे, पर वो चाहता है कि उसके अंदर उसको उतनी शेयर्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी एक कंडीशन रख सकता है कि इतनी शेयर्स मिली तभी वो ओपन ऑफर देगा या फिर उसका ऑफर सक्सेसफुल करेगा, अदरवाइज अगर नहीं मिले तो वो अपना ओपन ऑफर कैंसिल कर देगा। मतलब जिस मोटिव के लिए उसने ये ओपन ऑफर दिया अगर वो फुलफिल होगा
उसको चाहिए थी 52% और लोगों ने दिया सिर्फ 40% शेयर्स दिए उसको टेंडर करी, तो उसका कंडीशन फुलफिल ही नहीं है, तो वो इतनी शेयर्स भी एक्वायर करके क्या करेगा, इसलिए वो क्या करता है, एक कंडीशन ऑफर दे रहा है कि अगर इतने मिनिमम शेयर्स मेरे को टेंडर करी पब्लिक ने तभी मैं अपना ओपन ऑफर जो है वो सक्सेस करूंगा, अदरवाइज मैं एक्वायर उसमें ओपन ऑफर में एक भी शेयर्स एक्वायर नहीं करूंगा। इसे कंडीशनल रख सकते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है ओपन ऑफर की प्रोसेस। ये तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ये पूरा रिकेप करा दिया मैंने आपको। अब पढ़ते हैं कि हम मैंडेटरी ओपन ऑफर दे रहे हैं, वॉलंटरी ओपन ऑफर दे रहे हैं, तो ओपन ऑफर की प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहले जो एक्वायरर है वो एक्विजिशन कर रहा होगा, आइदर वोटिंग राइट का, आइदर शेयर्स का, आइदर वोटिंग राइट का, आइदर कंट्रोल का कर रहा है, या फिर वो वॉलंटरी ओपन ऑफर के अंदर कर रहा है। तो जिस दिन से वो ऐसा इंटेंशन दिखाता है कि मैं किसी कंपनी के अंदर इस ट्रिगर पॉइंट को टच कर रहा हूँ या फिर एक्विजिशन करता है, उस दिन से उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है कि हाँ उसको एक ओपन ऑफर देना है। तो उस दिन सेम दिन उसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द टारगेट कंपनी को एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द टारगेट कंपनी, इसको क्या करना पड़ेगा, उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, एक प्रकार से अनाउंस करना पड़ेगा कि हाँ मैं एक्वायरर हूँ, ये टारगेट कंपनी, मैं इसकी 25% से ज़्यादा या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज़्यादा के शेयर्स को एक्वायर कर रहा हूँ। इससे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, एक्वायरर कौन हो सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो अब इनको थोड़ी पता है क्या है सेबी एसएसटी रेगुलेशन में क्या कितना क्या कर रखा है, इसलिए एक प्रोविजन डाल दिया गया है कि उससे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा। और मर्चेंट बैंकर अपना प्रोफेशनल बंदा होता है, उसको सब पता है कि हाँ कितने दिन में क्या करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या रहेगा। तो एक्वायर को क्या करना पड़ेगा, जिस दिन वो इंटेंशन कर रहा है या एक्वायर कर रहा है उस ट्रिगरिंग पॉइंट वाले शेयर्स को, उस दिन उसको करना पड़ेगा एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट। कब करना पड़ेगा, सेम डे को, जिस दिन इंटेंशन दे रहा उसे सेम डे उसको अपॉइंट करना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर को। और एक्वायरर अलोंग विद मर्चेंट बैंकर वो फाइल करेगा एक पब्लिक अनाउंसमेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द टारगेट कंपनी। एक्वायरर अलोंग विद मर्चेंट बैंकर मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी आर लिस्टेड। जिस स्टॉक एक्सचेंज पे टारगेट कंपनी की शेयर्स लिस्टेड है उस पर पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। कब करेगा, सेम डे को। तो सेम डे पे दो चीज हो जाती है, जिस दिन वो इंटेंशन कर रहा है या एक्विजिशन कर रहा है उसी दिन वो मर्चेंट बैंकर भी अपॉइंट करेगा और उसी दिन वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज। फिर जिस दिन से एक्विजिशन कर रहा है वहां से विद इन 1 वर्किंग डे, विद इन 1 वर्किंग डे वो क्या करेगा, एक कॉपी पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी है वो टारगेट कंपनी को भी भेजेगा प्लस सेबी को भी भेजेगा। सेम डे को किसको भेजेगा, स्टॉक एक्सचेंज को, और उसके एक दिन के अंदर अंदर वो किसको भेजेगा, टारगेट कंपनी, जो टारगेट कंपनी है उसके खुद के रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजेगा और सेबी को भेजेगा एक कॉपी। अब सेम डे जब पब्लिक अनाउंसमेंट करा स्टॉक एक्सचेंज को, तो स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि वो उसी दिन अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा पब्लिक के जानकारी के लिए। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज के पास में ये इन्फॉर्मेशन आए कि कोई एक्विजिशन हो रहा है, कोई एक्वायरर है किसी का टारगेट कंपनी में, एक लिस्टेड कंपनी में स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा के शेयर्स का या वोटिंग रेट को एक्विजिशन कर रहा है, तो उस दिन जिस दिन उसको इंटीमेशन मिली उसी दिन वो क्या कर देगा, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा और वो पब्लिक आके उस स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकती है। ये हो गया अपना सिंपल सा प्रोविजन कि एक्वायरर है वो उसने स्टॉक एक्सचेंज को प्लस एक कॉपी टारगेट कंपनी और सेबी को दोनों को दे दी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जिस दिन से पब्लिक अनाउंसमेंट करा वहां से विद इन 5 वर्किंग डेज, जिस दिन से टारगेट एक्वायरर ने टारगेट कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिक अनाउंसमेंट करा वहां से 5 दिन के अंदर एक डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। अभी डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे जो अनाउंसमेंट करा वो है इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। मतलब मान लीजिए जिस दिन वो इंटेंशन दिखा रहा है कि मैं कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करना चाह रहा हूँ, तो उस दिन क्या सारे टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल होगी, नहीं होगी। खाली उसको पता है कि हम एक्वायर कर रहा हूँ, तो उस दिन का बिना सारी डिटेल की इंफॉर्मेशन के लिए, बिना सारी डिटेल्स के जो भी अनाउंसमेंट करते हैं उसको कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल नहीं होता है, सिर्फ इतना बताया जाता है
कि ये एक्वायरर है, ये टारगेट कंपनी है, ये इसका एक्विजिशन कर रहा है। फिर वहां से 5 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप अपनी पब्लिक अनाउंसमेंट में जो लिखा था आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में बताइए। तो वहां से 5 दिन मिलता है एक्वायरर को कि वो वहां से 5 दिन के अंदर अंदर एक डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करे, जिसके अंदर सारा आ गया कि कितना ऑफर साइज देखा, कितनी प्राइस पे वो लोगों से शेयर्स एक्वायर करना चाहता है। वो हो जाएगा हमारा डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। अब डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कहाँ करना पड़ेगा? न्यूज़पेपर में करना पड़ेगा, प्लस उसकी कॉपी जाएगी सेबी को, टारगेट कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? ये वाला। इसकी एक कॉपी जाएगी इन तीनों को। और न्यूज़पेपर के लिए क्या बोल गया कि 4 जगह की न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना है। 4 जगह कौन सा? इंग्लिश नेशनल, सब जानते ही, हिंदी नेशनल सबको पता ही, रीजनल मतलब लोकल वाले में, और इसका 4th पॉइंट बहुत अच्छा। उसका 4th पॉइंट के लिए क्या बोला गया कि उस स्टॉक एक्सचेंज की स्टेट में करो जहाँ हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई हो। अगर मान लो कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो है महाराष्ट्र की, तो और वो लिस्टेड है बीएससी के ऊपर, तो बीएससी कहाँ पर है? बीएससी भी महाराष्ट्र में। तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जिस स्टेट में उसकी स्टॉक एक्सचेंज है उस स्टेट के एक रीजनल में भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा कॉमन हो गया कि हमारी एबीसी लिमिटेड भी महाराष्ट्र में थी और बीएससी भी महाराष्ट्र में थी। सपोज ये थी हमारी राजस्थान में, हमारी लिस्टेड कंपनी का थी, वो थी राजस्थान में, और उस कंपनी के शेयर्स को कोई एक्वायर कर रहा है, तो एक्वायरर को पब्लिक अनाउंसमेंट क्या करना है? उस स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे एबीसी लिमिटेड की शेयर्स लिस्टेड है, तो उसको राजस्थान में तो करना ही है पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट राजस्थान में भी करना है एज पर 3rd प्रोविजन, प्लस उसको महाराष्ट्र के रीजनल न्यूज़पेपर में भी, रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में भी अनाउंसमेंट करना है। ये बात कर ली मैंने कि अगर एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, मान लो यही कंपनी किसी एनएससी पे भी लिस्टेड होती या किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड होती, तब क्या करते हैं हम? पिछले 60 डेज का, जब से आप पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हो वहां से पिछले 60 डेज में देखेंगे हाईएस्ट ट्रेडिंग कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे हुई है। मतलब अगर मान लो एनएससी पे भी लिस्टेड है और बीएससी पे भी लिस्टेड है, तो हम देखेंगे कि पिछले 7 दिन में अंदर ये हाईएस्ट कहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। अगर मान लो एनएससी पे हो रही है तो हमारे को एनएससी जो स्टेट में है उस स्टेट के रीजनल न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। अगर बीएससी पे हो रही है तो यहाँ के न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक रीजनल कौन से? जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है। और स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? अगर एक से ज़्यादा है तो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज? जिसमें पिछले 60 दिन के अंदर अंदर हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है, उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देना पड़ेगा। फिर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है और पब्लिक अनाउंसमेंट क्या हो रहा है, इसके बीच में कभी आपको मैंने डिफरेंस बता दिया है। अब क्या होगा? इससे पहले एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर मान लो जिस दिन आप डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दे रहे हो उससे 2 वर्किंग डेज प्रायर टू 2 वर्किंग डेज हमें एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? मतलब अगर मान लो ये एक्वायरर कह रहा है कि मैं इस टारगेट कंपनी के इतने शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा खरीदना चाहता हूँ, ट्रिगर पॉइंट को टच करना चाहता हूँ, तो उसके पास में इतना पैसा है भी कि नहीं है। तो उसका प्रूफ के लिए कि अगर मान लो ये ओपन ऑफर दिया और जिन पर्सन ने अपने शेयर टेंडर करे, क्या ये उनका पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसको प्रूफ करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उस एस्क्रो अकाउंट में एक स्पेसिफाइड अमाउंट को जमा कराना पड़ेगा। तो ही वहाँ पे सेबी मानता है कि हाँ, इस एक्वायरर के पास में इतना फाइनेंशियल अरेंजमेंट है कि वो जिन लोगों ने अपने शेयर्स को टेंडर करी उनको पैसा दे पाए। तो एक प्रकार से ये क्या दे रहा है? अपने सेफ्टी। और मेजरली अपना सेबी का काम क्या है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। जिन लोगों ने अपने शेयर टेंडर करे, बाद में इसने पेमेंट ही नहीं दे पाया, तो दोष किसको देंगे? सेबी को देंगे। तो उससे बचने के लिए सेबी ने ये रेगुलेशन 8 निकाली और रेगुलेशन 17 निकाली। रेगुलेशन 17 में क्या कर दिया? एक्वायरर को एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है। कब करना है? प्रायर टू 2 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। वहां से 2 दिन पहले एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में, और उसमें एक लिमिट दे दी। इस लिमिट के हिसाब से आपको अपना एस्क्रो अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवाना है। अब वो लिमिट क्या है, क्या चीज़ है, कब जमा करवाना है,
कितना करवाना है वो सब रेगुलेशन 17 में दे रखा है। इन डिटेल रेगुलेशन 17 इस प्रोसेस के बाद में मैं बताऊंगा, तब आपसे डिस्कस कर लूंगा। क्या होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट जिस दिन से हुआ उस दिन से 5 वर्किंग डेज के अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देना है। उससे 2 डेज प्रायर अपने को एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा कराना है और डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देना है न्यूज़पेपर में, इंग्लिश, हिंदी, वर्नाकुलर और स्टॉक एक्सचेंज के स्टेट में जहाँ पे हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है। प्लस उसकी एक कॉपी सेबी को देनी है, टारगेट कंपनी को देनी है और स्टॉक एक्सचेंज को देनी है। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट से विद इन 5 वर्किंग डेज एक ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर देना है सेबी को। किसको, ये सब एक्वायरर की बात कर रहे हैं। एक्वायरर को पब्लिक अनाउंसमेंट देना, एक्वायरर को स्क्रो अकाउंट ओपन करना, एक्वायरर को डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देना, फिर एक्वायरर को एक लेटर ऑफ ऑफर देना। कब, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर एक क्या करना है, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर देना है। जैसा कि ये सेम टू सेम रेगुलेशन आप आईसीडीआर से कंपेयर कर सकते हो। वहां पे क्या होता था, वहां पे अपने को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता था सीबी को और वहां से अपन को 30 दिन वेट करना पड़ता था कि हाँ अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई क्लेरिफिकेशन है या फिर कोई चीज को सही करना है, वो हमारे को सेबी इंटीमेट कर देता था। वहां पे पीरियड था हमारे को 30 डेज था। यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे पीरियड दिया है हमारे को 15 डेज का, 15 वर्किंग डेज का। उस 15 वर्किंग डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, शायद यहाँ पे वर्किंग डेज नहीं है, 15 डेज ही है। और वर्किंग डेज और डेज में क्या फर्क है मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। 15 डेज क्या होता है, 15 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है कि सेबी को कि हम आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर दे रहे हैं। ये लेटर ऑफ ऑफर हम किसको देंगे, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को। पहले इसको आप चेक कर लो इसमें कुछ सही है, इसमें कुछ गलत वलत तो है नहीं। उसको चेकिंग के लिए कितना दिन का पीरियड दिया, 15 दिन का। और इसको हम फाइनल मान लेंगे लेटर ऑफ ऑफर। कब मान लेंगे, अगर मान लो सेबी ने कोई क्लेरिफिकेशन दिया, ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन जिस दिन से दिया उस दिन से मान लेंगे कि हमारा ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर क्या बन गया, लेटर ऑफ ऑफर बन गया। मतलब ड्राफ्ट स्टेज से हट के क्या हो गया, फाइनल हो गया। और अगर मान लो सेबी ने कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं दिया, तो वहां से जिस दिन 15 डेज अपने को कंप्लीट हो गए उस दिन से हम मान लेंगे कि हमारा ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर क्या बन गया, लेटर ऑफ ऑफर। अब ये लेटर ऑफ ऑफर को हमारे को शेयर होल्डर्स को देना है, किसके, स्टॉक टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को। तो उनसे ही तो हम शेयर एक्वायर कर रहे हैं, तो हम उनको एक क्या देंगे, लेटर ऑफ ऑफर देंगे। उस लेटर ऑफ ऑफर में सारी डिटेल्स लिखी होगी कि किससे एक्वायर कर रहा है, कितना ऑफर साइज है, कितनी प्राइस है, ऐसा एक उनको ऑफर लेटर देंगे। उसको बोलते हैं हम लेटर ऑफ ऑफर। वो लेटर ऑफ ऑफर कब से देना है अपन को, जिस दिन से या तो ऑब्जर्वेशन रिसीव हुआ या ऑब्जर्वेशन का दिन, या जिस दिन से वो 15 दिन कंप्लीट हो रहे, इन दोनों में से जो पहले हो रहा है। मतलब उस 15 दिन के अंदर ऑब्जर्वेशन आ गया तो वहां से, और अगर मान लो ऑब्जर्वेशन नहीं आया तो 15 डेज जहां से एक्सपायर हो रहे वहां से 7 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक्वायरर को लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी। क्लियर। और यहां से 7 दिन के अंदर अंदर तो लेटर ऑफ ऑफर देना, और यहां से 12 वर्किंग डेज के अंदर अंदर टेंडरिंग पीरियड को ओपन कर देना है। देखो जिस दिन ड्राफ्ट लेटर ऑफर फाइल करा उस दिन से बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर को सेबी को फाइल करा, वहां से ऑब्जर्वेशन मिला उस दिन, या फिर वहां से 15 दिन का अपना एक्सपायर हो गया, वहां से कैलकुलेट करना है। वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर अपन को लेटर ऑफ ऑफर देना है शेयर होल्डर को, और वहां से 12 वर्किंग डेज के अंदर हमारा टेंडरिंग पीरियड ओपन हो जाना चाहिए। तो लॉजिकली क्या होता है कि जहां से ये एक्सपायर हुआ इन दोनों में से व्हिचएवर अर्लियर, वहां से एक्सपायर के 12 दिन के अंदर अंदर आपका टेंडरिंग पीरियड ओपन हो जाना चाहिए, और उससे पहले आपका लेटर ऑफ ऑफर शेयर होल्डर्स को दे देना चाहिए। अब टेंडरिंग पीरियड क्या होता है, टेंडरिंग पीरियड का ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स है टारगेट कंपनी के, वो अपने शेयर्स को बेचने के लिए टेंडर करते हैं, किसको, एक्वायरर को। तो इसके लिए प्रोविजन बनाया गया है कि टेंडरिंग पीरियड 10 वर्किंग डेज के लिए ओपन रहेगा। उस 10 डेज के अंदर अंदर क्या करेंगे, जो शेयर होल्डर्स है टारगेट कंपनी के वो अपने शेयर्स को टेंडर करेंगे, सिंपल। और यहां से 10 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट कर देगा।
कौन करेगा? एक्वायरर। सिंपल सी बात, एक्वायरर ने लेटर ऑफ ऑफर दिया टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स को टेंडर करा। जिन जिन लोगों ने अपने शेयर्स को टेंडर करा उस दिन उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। कब? जिस दिन से हमारा टेंडरिंग पीरियड खत्म हुआ, 10 दिन के लिए ओपन होता, 10 दिन बाद में वो टेंडरिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। जिस दिन खत्म हुआ उस खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर एक्वायरर क्या करेगा? उनको पेमेंट कर देगा। अगर पेमेंट नहीं करेगा तो इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना पड़ेगा। हर जगह होता ही होता है। अगर पेमेंट आप टाइम पीरियड में नहीं कर रहे हो तो आप सेबी क्या बोलते हैं वहाँ पे? इंटरेस्ट की बात कर लेती है कि अगर इससे ज़्यादा दिन हुए तो आप इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करिए। फिर क्या हुआ? जिस दिन से आपने पेमेंट कर दिया वहां से विद इन 5 वर्किंग डे एक पब्लिक या आप कह सकते हैं पोस्ट एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कि हाँ मैं एक्वायर था, मैंने इस कंपनी की शेयर्स, टारगेट कंपनी की शेयर्स को एक्वायर करने के लिए करा और इन लोगों ने मेरे को शेयर टेंडर करे और इनका मैंने पेमेंट कर दिया। जिस दिन से पेमेंट कर दिया उस दिन के 5 वर्किंग डेज के अंदर एक पूरा पोस्ट एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा इन द सेम न्यूज़पेपर इन विच डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट वाज पब्लिश्ड। मतलब यहाँ पे जो ये 4 न्यूज़पेपर थे ना, उसी 4 न्यूज़पेपर में सेम आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा या पोस्ट एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। कब? पेमेंट करने के 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। तो ये पूरी अपने सिंपल सी प्रोसेस है पूरी ओपन ऑफर की। क्या पढ़ा हमने इसमें? एक्वायरर है, मर्चेंट बैंकर को ओपन करेगा सेम डेज के दिन और उसी सेम डेज को स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेगा जहां पर टारगेट कंपनी की शेयर्स लिस्टेड है इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक अनाउंसमेंट। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी? उसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देगी और पब्लिक की कमेंट के लिए ओपन रहेगा। एक्वायरर ने जिस दिन इंटेंशन देखा था वहां से आप 1 वर्किंग डेज के अंदर एक कॉपी ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट आपको सेबी को भी देनी है और टारगेट कंपनी को भी देनी है। फिर जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट करा वहां से 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपने को डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि उससे 2 दिन पहले कम से कम अपनों ने एक्वायरर ने एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ में एस्क्रो अकाउंट ओपन कर दिया होगा और उसके अंदर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसे डिपॉजिट कर दिए होंगे एज अ श्योरिटी कि जो लोग अपने शेयर्स बेचेंगे हम उनको इस एस्क्रो अकाउंट में से पेमेंट कर देंगे। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होगा? कहाँ पे होगा? इंग्लिश में, हिंदी में और रीजनल न्यूज़पेपर में, इन तीनों में एडवर्टीजमेंट होगा। प्लस एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज की स्टेट में जहां पर हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है पिछले 7 दिन के अंदर अंदर है। एक ही स्टॉक एक्सचेंज है तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक से ज्यादा है तो हमारे को निकालना पड़ेगा कि 60 प्रायर पिछले 60 दिन के अंदर अंदर कहाँ पर ज्यादा हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है। उस स्टॉक एक्सचेंज के स्टेट की रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। प्लस एक कॉपी देनी पड़ेगी सेबी, टारगेट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को। जिस दिन से डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट फाइल करा है, पब्लिश करा है न्यूज़पेपर वगैरह में, वहां से 5 दिन के अंदर अंदर अपने को ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा सेबी को। सेबी के पास में 15 दिन का टाइम है, वो कोई भी ऑब्जर्वेशन वगैरह दे सकता है या फिर 15 दिन की एक्सपायरी हो गई तो हम उसे मान लेंगे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हमारा क्या बन गया? लेटर ऑफ ऑफर बन गया। ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर क्या बन गया? लेटर ऑफ ऑफर बन गया। जिस दिन से ऑब्जर्वेशन मिला उस दिन से या फिर वो 15 दिन की एक्सपायरी से। उस एक्सपायरी से हम क्या देखेंगे? 12 दिन के अंदर अंदर हमारा ट्रेंडिंग पीरियड ओपन हो जाना चाहिए और उसके 7 दिन के अंदर अंदर हम लेटर ऑफ ऑफर शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी को डिस्पैच कर देंगे। ट्रेंडिंग पीरियड हमारा ओपन रहेगा 10 डेज के लिए। जैसे ही 10 डेज के अंदर 10 डेज के लिए ओपन रहेगा उसके अंदर क्या होगा? जो शेयर होल्डर है टारगेट कंपनी के वो अपने शेयर्स को टेंडर करेगी। जैसे वो टेंडरिंग पीरियड खत्म होगा वहां से खत्म होने के 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर एक्वायरर को पेमेंट कर देना उन शेयर होल्डर को जिन्होंने अपने शेयर्स को टेंडर करी और पेमेंट करने के 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर दे देना चाहिए कि पोस्ट एडवर्टीजमेंट कि ये पूरा सक्सेस हुआ कि क्या हुआ, उसका एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि हमारे जो लेटर ऑफ ऑफर जा रहा है और हम जिन शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए उसको फाइनल करने के लिए हमारे को टारगेट कंपनी खुद हेल्प करेगी। एक्वायरर को क्या पता है कि है ना लेटर ऑफ ऑफर किन किन शेयर होल्डर्स को देना है, तो जब लेटर ऑफ ऑफर फाइल डिस्पैच कर रहे हैं टू द शेयर होल्डर तो उसमें हेल्प कौन करेगी? टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी एक लिस्ट देगी कि हाँ इस दिन पे हमारे स्पेसिफाइड डेट निकली जाएगी। उस स्पेसिफाइड डेट से पहले ही टारगेट कंपनी को एक्वायरर को बताना पड़ेगा कि हाँ हमारी कंपनी के ये शेयर होल्डर है, ये पता होगा तभी तो एक्वायरर उन शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करेगा। और साथ में क्या बोल दिया गया है कि जिस दिन टेंडरिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो जो लोगों ने अपने शेयर्स को टेंडर करे हैं उस लिस्ट को फाइनल करने में भी टारगेट कंपनी हेल्प करेगा। तो 2 जगह हेल्प करेगा, एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर कौन कौन है और एक जिन लोगों ने अपने शेयर्स को टेंडर करा उसकी लिस्ट फाइनल करने में भी वो हेल्प करेगा।
तो दिस इज ऑल ओवर ओपन ऑफर प्रोसेस। अब हमें यहां से आगे क्या पढ़ना है, एक एस्क्रो अकाउंट पढ़ना है, और एक और मेन चीज कि हम किस प्राइस पे इन शेयर होल्डर से शेयर्स को एक्वायर करेंगे। ये दो मेजरली पॉइंट और है, फिर छोटे मोटे पॉइंट है।